चेंज इन जो वॉल्यूम आया वो ओरिजिनल का कितना है 10% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 7.16 चेंज इन जो वॉल्यूम है वो 0.10% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी अपॉन में वी इज इक्वल टू 0.10% कह सकते हैं। यस सर। ये बात आई। तो अगर हम बोलें कि ये मतलब ये वैल्यू है तो 10% इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 10% को सॉल्व करके 0.10 अपॉन में 100, इसको और लिखोगे तो 0.00010 है ना, परसेंट है तो 4 जीरो हो गए, 2 जीरो और आगे बढ़ाना पड़ेगा तो 0.1 0.10 या 0.01 हो जाएगा। हाँ ये होगा, 4 जीरो लगेगा ना तो 0.001 ये हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा के तो 0.01 हो जाएगा। अब ये आपको मिल गया डेल्टा वी बाई वी। अब उसने पूछा है कि हाउ मच शुड द प्रेशर निकालना है। तो वाटर की कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी कह रहा हूँ, वाटर की क्या लेंगे, बल्क मॉडुलस, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर का फॉर्मूला किस में आता है, बल्क मॉडुलस का, है ना। तो प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, बल्क मॉडुलस इनटू में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस जो है वो वाटर का कितना होता है 2.2 इंटू 10⁻⁹, 2.2 इंटू 10⁻⁹ इंटू में डेल्टा वी बाई वी कितना आया है 0.001। ठीक है, ये वैल्यू आई है, इसको आप पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, दैट इज कितना आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है ना, या तो पास्कल लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इजी था। बाकी तो इसमें अब ऐसा कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा तो नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। यस सर, पहले नोट करने दो। नोट करो नोट करो। सर हो गया। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने सॉलिड पढ़ा है, सॉलिड चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 9, जिसमें हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से इस चैप्टर में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्लूइड के कहने का मतलब यहाँ पे है, जब भी फ्लूइड का मतलब होगा तो फ्लूइड से मतलब सिर्फ वो लिक्विड नहीं होगा, इसमें एयर भी होता है एंड लिक्विड भी होता है। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो एयर और लिक्विड दोनों की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, दो पार्ट में ये पढ़ा जाएगा। एक रेस्ट वाले केसेस हम सारे पढ़ेंगे फ्लूइड के पहले, तो फिर हम सारे मोशन वाले केसेस इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम रेस्ट वाले केसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर काफी चीजें पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद फ्लूइड में यानी कि लिक्विड के और ये सब जो मोशन वाले फ्लो वाले केस हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो सबसे पहला यस सर। पॉइंट डालो कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड डेफिनेशन लिखेंगे, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस। सो हम बात कर रहे थे फ्लूइड, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, और कौन फ्लो कर सकता है, एयर। एयर, एयर फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसलिए हम फ्लूइड कहते हैं।
लिक्विड और गैस क्या होते हैं ये आपको पता है, बहुत बार पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम फ्लूइड को दो ब्रांचेस में पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में होगा कि जो ब्रांच फिजिक्स है वो हम सारे रेस्ट वाले केसेस इसके अंदर करेंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक बोल सकते हो। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे वो मोशन वाले केस कहेंगे, जिसे फ्लूइड डायनेमिक्स कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए थ्रस्ट। टॉपिक लिखेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या लिख सकते हो? थ्रस्ट क्या होता है? आपने बहुत बार थ्रस्ट को पढ़ा होगा, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग थ्रस्ट? सर पता नहीं। तो नॉर्मल कुछ भी, गलत सही कुछ तो बोलो। थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स होता है ये तो पता है, या ये भी नहीं पता? हाँ सर। ये पता है ना कि थ्रस्ट फोर्स होता है। ओके, अब ये फोर्स कहाँ लगता है? नहीं पता। देखो, थ्रस्ट जो होता है जब कोई फ्लूइड फोर्स लगा रहा होता है किसी सरफेस पे, तो हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। जैसे कि कोई एयर फोर्स लगा रही हो या कोई लिक्विड फोर्स लगा रहा हो, तो ऐसे केस में हम थ्रस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस, लिखिए, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट, the total force exerted by a liquid on any surface in contact with it, the total force exerted by a liquid on any surface in contact with it is called thrust, is called thrust. लिख लिया सर। लिख लिया, ओके। अच्छा यशस्वी, अगर जो टाइमिंग है आपकी, इसमें मैं टाइमिंग अगर चेंज करना चाहूँ तो कहाँ कहाँ चेंज कर सकता हूँ? सर TTS ही। टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ? टीटीएस में तो नहीं हो पा रहा, ये एमडब्ल्यूएफ में बताओ अगर है कोई स्लॉट खाली। सर MWF तो मेरा पूरा फ्री है, बस एक केमिस्ट्री की क्लास होती है। पूरा फ्री है, अच्छा। तो केमिस्ट्री कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 3 से 4 होती है। बस, ओके, चलो ठीक है। मैं भी शायद मैं क्लास तुम्हारी वन डे शिफ्ट कर सकूं, शाम के टाइम कुछ 6-7 बजे के आसपास, ठीक है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके, तो थ्रस्ट क्या है? द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या हुआ कि किसी भी सरफेस पे जब कोई लिक्विड फोर्स लगा रहा हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? थ्रस्ट, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही लगा रहा हो, एयर भी लगा रहा हो तब भी हम थ्रस्ट ही कह देते हैं, ठीक है। और थ्रस्ट बेसिकली एक टाइप का फोर्स है। तो थ्रस्ट की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। न्यूटन। तो वैसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टॉपिक डालो, लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट, liquid always exerts force perpendicular to, liquid always exert force perpendicular to the surface of the container, liquid always exert force perpendicular to the surface of the container at every point. ठीक है। तो ये, हाँ, जब भी कैसे भी सरफेस किसी भी कंटेनर के अंदर होगा तो हमेशा सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलर ही लगाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स से कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब भी फोर्स लगा रहा होगा कंटेनर में, ये सारे फोर्स इसके ऊपर कैसे लग रहे होंगे? परपेंडिकुलर लग रहे होंगे,
सारे हर पॉइंट पे, ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा और किसी एंगल पे लग नहीं सकता। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये मैंने डायग्राम के बेस पे दिखाया है। एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक कंटेनर है और इसमें एक फ्लूइड है, और लेट से हम कर लेते हैं कि हमें पता है कि हम कह रहे हैं कि कंटेनर पे जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, बट परपेंडिकुलर। हम मान लेते हैं कि किसी जो फोर्स है वो कोई एक एंगल पे लग रहा है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन आर ये हो गया, जो कि एक एंगल पे हो गया। हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है तो उसका एक एक्शन का रिएक्शन हो गया आर, ठीक है। तो अगर एंगल थीटा पे लग रहा है, लेट्स से कि फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, लेट द फोर्स इज एक्टिंग एट एंगल थीटा, ठीक है। तो उसका नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का वेक्टर है, तो आप इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करोगे, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करने पे आप देखोगे कि एक फोर्स यहाँ बनेगा और एक फोर्स ये बनेगा। ये सेंटर है तो ये ओसी हो गया और ये डी हो गया। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब इतनी बात क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि जो ओसी है वो आपका आर कॉस थीटा है, और जो ओडी है वो आपका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये पता है क्यों किया? क्लियर है? यस सर। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल मैं बात करूं, अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख लो कि फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड कैसे है? रेस्ट पे। फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है ना। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है। अगर मतलब कि आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो हम कह सकते हैं कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो, कह सकते हैं। यस सर। और आर कॉस थीटा जीरो कह सकते हैं, तो आर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आर तो लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो है कौन? कॉस थीटा। जीरो है कौन? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा 90। 90 होता है। हेंस, ठीक है, कि हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर ये लगेगा। समझे? यस सर। यानी कि जो फ्लूइड है वो हमेशा कंटेनर पे परपेंडिकुलर ही रहता है। इसको नोट कर लेंगे। सर हो गया। हो गया? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिखिए प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर आपको पता है क्या होता है? प्रेशर होता है क्या? फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल। पास्कल। ऐसा यूनिट आप क्या कर सकते हो? पास्कल। दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट। दूसरी क्या हो सकती है? न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर। एरिया है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस क्या बनेगी? बताओ सीजीएस क्या बन सकती है यूनिट? ये याद नहीं है। याद करने की क्या जरूरत है? फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। एरिया मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर की सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। इसमें याद करना है, न्यूटन का डाइन हो गया, मीटर का सेंटीमीटर हो गया, ये करना है। ठीक है, फॉर्मूले से यूनिट बनती है, कुछ अलग नहीं है। फॉर्मूला आपको पता है, आप यूनिट बना लोगे इसलिए, ऐसा कुछ अलग नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, चलो डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है। बहुत इजी है। सर MLT का स्क्वायर शायद। MLT का स्क्वायर, देखो फोर्स क्या होता है? MLT माइनस, एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M L की पावर 1 है, और ये जाके ऊपर -2 होगा, तो -2, T-2, तो क्या बन गया? ML-1 T-2। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? ML-1 T-2। ये आपने निकाला था या तुक्का मारा था? क्या सर? ये फॉर्मूला अभी जो आपने बोला डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपने निकाल के बताया था कि तुक्का मारा था? नहीं सर, निकाला तो वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई। निकालने के बाद भी गलती कर रहे हो हैं? चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो प्रेशर के बारे में आप समझ गए। अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है प्रेशर का, बहुत यूज होता है प्रेशर। कितने तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। देखो, जो नाइफ होते हैं वो शार्प बनाए जाते हैं। अगर शार्प नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? वो कट नहीं करेगी चीजों को। क्यों नहीं कट करेगी? उसका रीजन होता है कि आप क्या करते हो कि प्रेशर जो है फोर्स अपॉन में एरिया है ना। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया है। तो अगर एरिया को अगर आप डिक्रीज करोगे, अगर एरिया को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो, है ना। एक तो काम है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हो। आप किसी भी चीज पे प्रेशर इंक्रीज करोगे वो टूटेगी कटेगी जो भी होगा। अब प्रेशर को इंक्रीज करने के कई तरीके हैं। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर ज्यादा एनर्जी फोर्स लगाओगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है कि हम एरिया को डिक्रीज कर दें, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एरिया को क्या करते हैं? डिक्रीज कर दे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया डिक्रीज हम कर देते तो नाइफ के एज जो होते हैं उनका एरिया देखो बहुत शार्प होता है। उससे क्या होता है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करते हैं हम? बहुत डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो आप हल्का से भी करते हो तो वो चीजें कट जाती हैं। तो इसीलिए जो नाइफ होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन अ वुडन स्लीपर। रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो वुडन स्लीपर के ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? वुडन आजकल सीमेंटेड होते हैं, सीमेंटेड लैडर के ऊपर होते हैं। लैडर के ऊपर ही क्यों होते हैं? सिंपल ऐसे क्यों नहीं बिछा दिए जाते हैं? ठीक है, तो इसका रीजन है आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया। लैडर लगा के आपने क्या करा? एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब एरिया को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो इतना भारी चीज भी अगर उसके ऊपर आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें अंदर धसेंगी नहीं, है ना। यस सर। हाँ, तो जो फोर्स है वो स्प्रेड हो जाएगा। फोर्स जब स्प्रेड हो जाता है तो चीजें धसती नहीं है, कटती नहीं है। वही अगर सिर्फ सिंपल पटरी आप बिछा दोगे, इतनी भारी भारी ट्रेन ऊपर से जाएंगी तो क्या होगा? पटरी दब जाएंगी, जमीन के अंदर धस जाएंगी। तो उस धसने को बचाने के लिए लैडर्स के ऊपर, वो जो चौड़े चौड़े पटरे होते हैं उनके ऊपर लैडर के ऊपर लगाया जाता है, जिससे क्या हुआ कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? सरफेस के साथ इंक्रीज कर दिया। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। If it is difficult for a man to walk on a sand while camels walk easily on sand, इंसान का सैंड यानी मिट्टी, रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है उस पर चलना मुश्किल होता है, जबकि कैमल जो होते हैं, ऊंट जो होते हैं वो बड़ी आसानी से चलते हैं। ऐसा क्या रीजन है? सर उनके पैर छोटे होते हैं। पैर छोटे?
उनके पैर का जो मतलब सरफेस होता है, पैर का जो सरफेस होता है, उनके पैर होता छोटे होगा। होते हैं, आदमी के इंसान से पैर छोटे नहीं होते हैं उनके। नहीं नहीं सर, मतलब जो जिससे वो चलते हैं नीचे से वो छोटे होते हैं। उनका पैर देखना, जो नीचे का सरफेस होता है वो काफी चौड़ा होता है, ठीक है, एरिया वाइज काफी ज्यादा होता है। और इंसान का अगर आप देखोगे तो उसका एरिया कम होता है। जैसे एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और एरिया इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कैमल का जो पैर यानी कि जो उनके लेग्स होते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है सरफेस के साथ वो बहुत ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है और वो इजिली सैंड के ऊपर चल लेते हैं। वहीं इंसान का जो होता है, वो ह्यूमन आदमी का, वो क्या होता है कि उसका पैर का जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। हम्म। पिन और नेल्स में भी यही काम है। पिन्स अगर आप देखोगे आगे से चौड़ा होगा तो पिन जल्दी नहीं घुसेगी, और नहीं तो पिन आप देखो कितनी पैनी होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, उसको क्या करा है, काफी डिक्रीज किया है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया है। क्लियर है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रेशर के, जिनके बारे में कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो, सर हाँ जी, सर बोलो। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज हो गई? ये तो सही चल रही है। हाँ, मेरा नेट स्लो है फिर। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ वेट 80 kgf exert on the ground, कि एक आदमी का प्रेशर जो है वो कितना होगा अगर उसका वेट 80 kgf है ग्राउंड पे, अगर वो लाइंग यानी ही इज लाइंग और ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट। तो बोल रहा है कि एंड दैट ऑफ फुट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इतना है तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ वेट, वेट दे रखा है। तो वेट, क्वेश्चन देखो, वेट दे रखा है मैन का, कितना दे रखा है, 80 kgf। अब इस kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे यशस्वी? क्या बोल रहे हो सर? 80 kgf वेट दे रखा है, तो 80 kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सर इंटू 9.8। इंटू 9.8, गुड। 80 इंटू 9.8 मतलब। हाँ, ये वेट हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि व्हेन ही इज लाइंग एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, गिवन दैट एरिया ऑफ बॉडी ऑफ द मैन इज, यानी कि एरिया ऑफ बॉडी अगर देखें तो वो दे रखा है आपको, एरिया ऑफ बॉडी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एरिया ऑफ बॉडी, 0.6 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 0.6 मीटर स्क्वायर। और दैट ऑफ फुट इज, एरिया ऑफ फुट जो दे रखा है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हेन ही इज लाइंग, व्हेन ही इज लाइंग मतलब लेटा हुआ है, तो लेटे हुए में क्या होगा कि उसकी पूरी बॉडी का एरिया आएगा। प्रेशर निकालेंगे तो फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, और एरिया किसका होगा, बॉडी का। वेट, फोर्स यहाँ पे क्या होगा, वेट अपॉन में एरिया ऑफ बॉडी। तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट कितना है, 80 इंटू 9.8 अपॉन में एरिया कितना दे रखा है, 0.6। कितना दे रखा है, 0.6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1307 इंटू 10⁻³ न्यूटन या पास्कल, सीधा लिख देते हैं। क्लियर है बात? यस सर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा है, तो पैर तो दो हैं, तो दो सरफेस एरिया बनेंगे। तो दो सरफेस एरिया अगर आप देखोगे फुट का तो 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करोगे तो 160 इंटू सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻² का स्क्वायर करोगे तो -4 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। प्रेशर निकालना है तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी वेट अपॉन में, वेट कितना है, वेट है इसका 80 इंटू 9.8 अपॉन में
160 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 80 2 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स से कितना आ जाएगा 4.6। ठीक है, तो आंसर कितना है 4.9। तो 4.9 इंटू 10⁻⁴ पास का। सर हाँ जी, सर हम 9.8 की जगह 10 ले लेते तो 10 ले लेते तो सर इजी हो जाता हाँ कैलकुलेशन। इजी हो जाता, बट 10 जब ही लेते ना जब करने के लिए लेने के लिए बोलेगा, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं डालना ना 10। समझे, ये आंसर कैसे आया, समझ में आया? ओके सर। हाँ सर। चलिए लिख लीजिए इसको। यहाँ क्वेश्चन लिख लेना, यहाँ से ये क्वेश्चन होगा पीडीएफ में होगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अभी देखता हूँ, भेजता हूँ, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, इस चैप्टर की भी पीडीएफ आज अपलोड कर दूंगा। सर हो गया। हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी लिखिए, डेंसिटी पता ही है आपको क्या होता है? यस सर। मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब डेंसिटी यहाँ पे कौन सी डेंसिटी है, मास डेंसिटी, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, दैट इज मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चलो ऐसा यूनिट बताओ क्या बनेगी, ऐसा यूनिट क्या बनेगी? सर 1 मिनट। बताओ, 1 मिनट। उधर टाइम हो गया, ठीक है। हाँ बोलो। सर केजी मीटर पर क्यूब। केजी मीटर पर क्यूब, गुड। सीजीएस, ये तो छूटते आना चाहिए, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर। क्या यशस्वी, चलो डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। सर बता रही हूँ आप मत लिखना। हाँ नहीं बता, नहीं लिख रहा मैं। सर ml-3। ml-3, ठीक है, ml-3। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है बात? तो ये हो गई डेंसिटी के बारे में बात। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी है उसको अगर आप वाटर की डेंसिटी के बेस पे कंपेयर करोगे तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी कह देते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी of a substance is defined as the ratio of the density is defined as the ratio of the density of the substance
ratio of the density of the substance to the density of water at 4 degree Celsius. At 4 degree Celsius. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज क्या होती है? 1 × 10⁻³ kg per meter cube. ठीक है, 1 × 10⁻³ kg per meter cube ये वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस. अगर इसके कंपेयर में किसी की डेंसिटी आप निकालोगे तो उसे हम कह देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर. यहाँ पे जो डेंसिटी है वो सब्सटेंस की है. तो अगर मैं पूछूं आपका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. हाँ, तो मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ही पूछ रहा हूँ कि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? अच्छा वाटर का. मतलब वाटर की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी दोनों सेम ही आ गया. ऊपर भी डेंसिटी ऑफ वाटर है. सर नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर होगा. और क्या, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया तो नीचे तो ये फिक्स है. अब ऊपर किसका निकाल रहे हो वो होना चाहिए. अब जैसे मैंने वाटर बोला तो वाटर की डेंसिटी ऊपर हो जाएगी. ये तो नीचे रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया मैंने आपसे. ठीक है, तो ये तो नीचे रहेगा ही रहेगा. तो ऊपर भी डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या आ गया? 1. क्या आ गया? 1. समझ में आया कैसे आया 1? यस सर. नहीं आया? हाँ सर. नहीं आया ना सर? हाँ नहीं है, मतलब मान सकते नहीं आया. मान सकते नहीं आया तो फिर हाँ क्यों बोल रहे हो? चलो मैंने नहीं सर, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पूछा मैंने, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर जिसका पूछा आना चाहिए है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर. हाँ, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ और ये भी कितना होता है? 10⁻³. 1 × 10⁻³. ये कैंसिल तो कितना बचा? 1. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या आ गया? 1. अच्छा, ठीक है सर, समझ गई. हाँ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर ऊपर भी है नीचे भी है तो सेम ही बात होगी. क्लियर है? यस सर. तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर. आप चैप्टर 9 प्रिपेयर कर लो, चैप्टर 9 का टेस्ट होगा. ठीक है सर? कब? आज क्या है? थर्सडे. हाँ, तो संडे तक हो जाएगा प्रिपेयर? नहीं सर, थोड़ा टाइम दे दो. चलो ठीक है, वेडनेसडे को दे देना. ठीक है, वेडनेसडे तक. ठीक है सर. चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय. सर रुको सर, रुक गया. रुक गया. नहीं, कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर वाला लिखने दो. लिखो.